हेलो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि कोविड-19 इस दशक का सबसे खतरनाक पेंडेमिक है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। पिछले 2 सालों में पूरे वर्ल्ड में करीब 65 लाख लोगों ने कोविड-19 से अपनी जान गंवाई है। मगर क्या आपको मालूम है कि हमारे समाज में एक और पेंडेमिक है जो कि कई दशकों से लोगों की जान लेता आ रहा है और कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं तंबाकू की, जिसके सेवन से हर साल पूरी दुनिया में करीब 80 लाख लोग मर जाते हैं। दोस्तों, इंडिया में जहां कोविड-19 से अब तक करीब 5 लाख लोग मरे हैं, वहीं तंबाकू से हर साल 13.5 लाख लोग मरते हैं। इसके बावजूद भी आज भी इंडिया में करीब 29% लोग अभी भी तंबाकू से बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं या फिर कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें ये वार्निंग दिखाई जाती है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू चबाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो फिर आज तक तंबाकू पर पूरी तरह से बैन क्यों नहीं लगा? इनफैक्ट बैन तो छोड़ो, आज की तारीख में इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर बन चुका है। दोस्तों, अगर सरकार सिर्फ सिटीजन्स की भलाई के लिए ही काम करती है तो फिर टोबैको के केस में ऐसा क्यों नहीं है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सरकारों की कि वो अपने ही लोगों को मरते हुए देख सकती है लेकिन इस जहर पर कंप्लीट बैन नहीं लगा सकती? दोस्तों, आइए जानते हैं सिगरेट और टोबैको के पीछे के कड़वे सच को, जिसके बारे में कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी ज्यादा बात नहीं करती, मगर जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ट्राई करने के लिए भी उठा, तो सबकी शुरुआत ऐसी होती है, ट्राई करते हैं और सबको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो छोड़ दूंगा। 250 लोग हर रोज भारत में सिगरेट पीने की वजह से मर जाते हैं। तंबाकू को लेकर मची है तनातनी। क्या बीजेपी और क्या आम आदमी पार्टी, हर सरकार तंबाकू को लेकर है परेशान? क्या हिंदुस्तान कभी नो स्मोकिंग कंट्री बन सकता है? दोस्तों, आइए सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि टोबैको होता क्या है और ये कहां से आया। असल में निकोटियाना नाम का एक पौधा होता है जिसकी 70 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की प्रजातियां होती हैं। इनमें निकोटियाना टेबैकम और निकोटियाना रस्टिका नाम के 2 सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लांट्स हैं, जिनकी लीव्स को सुखाकर उसको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। स्मोकिंग कैटेगरी, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का वगैरह आता है, और एक स्मोकलेस कैटेगरी जिसमें खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा वगैरह आता है। जहां पूरे वर्ल्ड में तंबाकू का सेवन का मतलब सिगरेट पीना ही समझा जाता है, क्योंकि तंबाकू लेने वाले 90% लोग सिगरेट के थ्रू ही तंबाकू को लेते हैं, वहीं इंडिया में इसका केस थोड़ा यूनिक है। यहाँ तंबाकू का सेवन करने वालों में केवल 8% ही सिगरेट पीते हैं। बाकी 92% लोग सस्ते प्रोडक्ट्स जैसे बीड़ी, चबाने वाला तंबाकू, खैनी, पान मसाला, गुटखा और इलीगल लो क्वालिटी की जो सिगरेट होती है उसका यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 1604 के आसपास पोर्टुगीज सेलर्स तंबाकू को यूरोप से इंडिया में लेके आए थे। तब से लेके आज तक इसका प्रोडक्शन और सेल्स हमेशा बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आज की तारीख में जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है चाइना के बाद। इस समय इंडिया 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को टोबैको एक्सपोर्ट करता है। टोबैको की वर्ल्ड वाइड मार्केट जो कि $12 बिलियन की है, उसमें इंडिया का शेयर अप्रोक्सीमेटली 5% है। मगर टोबैको जैसी चीज और उसे बनने वाले प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या है कि इसकी इतनी बड़ी मार्केट है? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको टोबैको के पीछे की केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। दरअसल तंबाकू में एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे निकोटीन कहते हैं। यही निकोटीन जैसे हमारे ब्लड में एंटर करता है, हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिन्हें एंडोर्फिन्स और डोपामिन कहते हैं। ये वही केमिकल्स हैं दोस्तों जिनसे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमें खुशी का अनुभव होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। जनरली ये केमिकल्स हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, मसाज कराते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या अपने मनपसंद का कुछ खाते हैं। जिन लोगों में ये केमिकल्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते, उन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बॉडी में पेन, बहुत गुस्सा आना और नींद ना आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। निकोटीन लेने से जैसे ही बॉडी ये केमिकल्स प्रोड्यूस करती है तो उन लोगों की ये समस्याएं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हैं और उनको बहुत अच्छा फील होने लगता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग जो सुबह और शाम चाय पीते हैं उसमें भी थोड़ा निकोटीन होता है, बट उसकी मात्रा एक्चुअली बहुत कम होती है। मिसाल के लिए आधी चम्मच चाय की पत्ती में सिर्फ 0.0007 मिलीग्राम निकोटीन होता है, जो कि ऑलमोस्ट नील के बराबर है अगर आप इसको कंपेयर करो एक सिगरेट से जिसमें 1 मिलीग्राम निकोटीन होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर टोबैको को स्मोक करने से स्ट्रेस कम होता है और बॉडी को अच्छा लगता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? वेल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिगरेट के धुएं में, जिसमें 4000 से भी ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। इनमें से कुछ कंपाउंड्स टॉयलेट और फ्लोर क्लीनर में, कुछ मच्छर और कॉकरोच मारने की दवाइयों में, नेल पॉलिश रिमूवर्स में, पेंट में, इंक में,
कार की बैटरी में और फ्यूल में यूज होते हैं। इन्हीं में बेंजीन, कैडमियम, क्रोमियम, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और तार जैसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनसे कैंसर होता है। तार तो इनफैक्ट 70% लंग्स में ही ठहर जाता है। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं कि अगर स्मोक करने के बजाय टोबैको को सिंपली च्यू कर लें तो ठीक रहेगा, नहीं। दरअसल टोबैको में TSNA नाम का एक कंपाउंड होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है टोबैको स्पेसिफिक निट्रोसिमिन, जो कि कैंसरस होता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि निकोटीन एडिक्टिव होता है, मतलब एक बार बॉडी को और ब्रेन को इससे मिलने वाले प्लेजर की आदत लग जाए तो वो बढ़ती ही चली जाती है। इनफैक्ट फिर बॉडी नॉर्मल प्रोसीजर से जो ये केमिकल्स बनाती थी वो अब डिपेंडेंट होने लगती है तंबाकू पे। और निकोटीन को रेगुलर यूज करने वाला जब उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको विड्रॉवल सिम्टम्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ भी नहीं पाता। यानी ये तो क्लियर है कि टोबैको का सेवन किसी भी फॉर्म में हार्मफुल तो है ही। यही नहीं, इससे एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान हो रहा है दोस्तों। तंबाकू की प्रोडक्शन में हर साल 22 बिलियन टन पानी लग जाता है। 2 लाख हेक्टेयर लैंड हर साल खाली कराना पड़ता है इसकी खेती के लिए। 2 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर साल पृथ्वी पे, जो कि ऐसे ही पड़ा रहता है, रिसाइकिल नहीं हो पाता। और करीब 84 मेगा टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है हर साल, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जाता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो एक रॉकेट लॉन्च में करीब 300 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, और यहाँ एक साल में 84 मेगा टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। जस्ट इमेजिन। दोस्तों समय समय पर तंबाकू के नुकसान को कम करने के लिए नए प्रोडक्ट्स भी आए। जैसे 2003 में एक नया स्मोकिंग डिवाइस आया मार्केट में जिसको ई-सिगरेट्स कहते थे। इसमें टोबैको नहीं होता, ना ही इसमें किसी पत्ते को जलाने की जरूरत पड़ती थी। इसके अंदर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और निकोटीन होता है लिक्विड फॉर्म में, और जब कोई इसको स्मोक करता है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्ट ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, इसलिए इसको वेपिंग भी कहा जाता था। इसके लॉन्च के टाइम पे ये माना जा रहा था दोस्तों कि क्योंकि इसमें तंबाकू नहीं होता तो ये शायद इतना हार्मफुल नहीं होगा, इनफैक्ट इसकी मदद से लोग सिगरेट्स को भी छोड़ पाएंगे। लेकिन मई 2019 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने बताया कि ई सिगरेट से भी कैंसर, दिल की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां और इवन DNA तक डैमेज हो सकता है। इस रिपोर्ट के आने के बाद गवर्नमेंट ने ई सिगरेट्स पे कंप्लीट बैन लगा दिया। हालांकि काफी लोगों का मानना यह है कि ई सिगरेट्स केवल 2.5 लाख लोग यूज कर रहे थे, जबकि सिगरेट स्मोकिंग करने वालों की संख्या करीब 12 करोड़ है। तो ऐसे में सिर्फ ई सिगरेट्स को ही बैन क्यों किया गया? What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. दोस्तों जैसे जैसे तंबाकू के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे हर देश में तंबाकू के प्रोडक्शन, सेल और एडवर्टीजमेंट पर नियम सख्त होते गए। साल 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग को बैन किया, ये कहकर कि इससे एक नॉन स्मोकर की राइट टू लाइफ अफेक्ट होती है। थैंक्स टू मिस्टर मुरली एस देवरा जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। इसके बाद 2003 में इंडिया में कोटपा एक्ट लागू हुआ। कोटपा का फुल फॉर्म होता है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टोबैको के प्रोडक्ट्स 18 साल से कम एज के लोगों को नहीं बेच सकते। इसका एडवर्टीजमेंट पर बैन है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 100 यार्ड तक टोबैको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, और पैकेजिंग पर करीब 85% तक पिक्टोरियल वार्निंग्स होनी चाहिए। दूसरी टैक्टिक जो गवर्नमेंट ने टोबैको के यूज को कम करने के लिए अभी तक यूज की है वो है टैक्स बढ़ाना। फिलहाल तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे 28% GST लगता है। उसके अलावा सिगरेट्स के ऊपर 64%, बीड़ी के ऊपर 22% और च्यूइंग प्रोडक्ट्स के ऊपर 81% एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। इसके अलावा NCCD और कॉम्पेंसेशन टैक्स भी लगता है। इससे टोटल टैक्स बर्डन जो कंपनीज के ऊपर आता है वो है 52%, जबकि WHO ने अपनी गाइडलाइंस में रिकमेंड किया है 75%। इसीलिए आप देखते होंगे कि टैक्स बढ़ने के बावजूद भी स्मोकर्स और टोबैको कंज्यूमर्स इनकी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि टैक्स बढ़ाने या पिक्टोरियल वार्निंग डिस्प्ले करने के बजाय तंबाकू को पूरी तरह बैन क्यों नहीं किया गया अब तक? ये तो वही बात होगी कि सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा है तो उस गड्ढे को भरने के बजाय वहां पर एक बोर्ड लगा दो कि आगे गड्ढा है, सावधानी से गिरें। वेल, शायद इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। आइए दोस्तों एक एक करके इनके पॉसिबल रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला और मोस्ट ऑब्वियस रीजन तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। हाँ जी, वो है टैक्स कलेक्शन। 2020-21 में सरकार का एवरेज एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन था 53,750 करोड़, सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के प्रोडक्ट्स की सेल से। इसे आप कंपेयर कर सकते हो पूरे इंडिया के नेशनल हेल्थ मिशन के बजट से, जो कि 2022 में था 37,000 करोड़। क्योंकि भारत तंबाकू का एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी है, 2020-21 में भारत ने 6500 करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज अर्न की सिर्फ तंबाकू और इसके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। दूसरा रीजन है दोस्तों जॉब्स। तंबाकू की इंडस्ट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 4.5 करोड़ लोगों की कमाई का जरिया है।
एक कंप्लीट इंडस्ट्री अगर बैन होती है तो इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट उसकी अलाइड इंडस्ट्रीज पर भी पड़ता है। मतलब फार्मर्स और फैक्ट्रीज वर्कर्स तो डायरेक्टली अफेक्ट हो गए इसके बैन होने से, बट उसके अलावा जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, वेयर हाउसिंग है, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री है, पेपर, जूट, मेंथा, एरिका नट, ट्रांसपोर्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री, सब पे इसके बैन का इम्पैक्ट होगा। तीसरा और सबसे मेजर पॉइंट, बैन से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, क्योंकि बैन के बाद आप सप्लाई तो एकदम रोक दोगे, लेकिन डिमांड का क्या? डिमांड मोस्ट लाइकली सेम रहेगी, जिससे होगा क्या, इवेंचुअली ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट खुल जाएगी। ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे दामों में बिकने लगेंगे। जिनको इसकी लत लगी हुई है वो इसको खरीदने के लिए किसी गलत रास्ते को भी चुन सकते हैं। चाइना या दूसरे देशों से स्मगलिंग भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलने वाला, लोग अपने घरों में प्राइवेट लॉन्स में उगाना शुरू कर देंगे। जिसको आदत पड़ चुकी है उसको तो किसी ना किसी तरह से वो चाहिए और वो रास्ता निकाल लेंगे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल गवर्नमेंट को करीब 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस होता है इलीगल सिगरेट्स के ट्रेड से। ये तो जब है जब सिगरेट्स एक्चुअली लीगली अभी अलाउड है इंडिया में। तो सोचो अगर टोबैको पूरी तरह से बैन कर दिया गया तो ब्लैक मार्केट कितनी बड़ी बन सकती है और कहां तक पहुंच सकती है। शायद यही रीजन है वर्ल्ड में अभी तक किसी भी कंट्री ने तंबाकू पे पूरी तरह से बैन नहीं लगाया। यहां जिक्र करना बनता है दोस्तों न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड वो पहली कंट्री है जिसने एक बहुत ही यूनिक स्टेप लिया है अपनी कंट्री को हमेशा के लिए स्मोक फ्री बनाने के लिए। न्यूजीलैंड के इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम लीगल एज जिसको सिगरेट बेची जा सकती है उसको हर साल 1 से बढ़ा दिया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मिनिमम लीगली अलाउड एज ऑफ स्मोकिंग अगर 15 है और कोई 14 साल का टीनेजर ये सोच रहा है कि नेक्स्ट ईयर से वो स्मोकिंग कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम एज अगले साल 16 हो जाएगी, उसके अगले साल वो 17 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी 2008 के बाद बॉर्न हुए हैं उनके सिगरेट पीने पे लाइफ टाइम बैन रहेगा। Because the truth is, there is no safe age to start smoking. मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो पिछले 4 सालों में तंबाकू के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ और ये प्रोडक्ट्स अभी भी काफी अफोर्डेबल हैं। सबसे पहले तो जो ओवरऑल टैक्स है तंबाकू के प्रोडक्ट्स पर उसको 75% कर देना चाहिए एज पर WHO रिकमेंडेशंस। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ ही लोग थोड़ा सा डिस्करेज भी होंगे तंबाकू खरीदने के लिए। अगर वो पहले 10 पैकेट लेते होंगे तो अब शायद 5 या 6 ही ले स्टार्टिंग में। दूसरा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 21 साल तक किसी इंसान को तंबाकू से दूर रखा जाए तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में तंबाकू फ्री रहेगा। इसलिए इंडिया में तंबाकू के सेल की करंट लीगल एज को 18 से बढ़ाकर 21 कर देना चाहिए। दोस्तों, वर्ल्ड में करीब 14 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने तंबाकू की लीगल एज को बढ़ाकर 21 कर दिया है और उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसे इथियोपिया, जापान, कुवैत, यूएस, या अगर वो चाहे तो न्यूजीलैंड के जैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप भी ले सकती है। हालांकि इंडिया जैसी डाइवर्सिफाइड कंट्री में इसको लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको मेट्रो सिटीज में ट्राई किया जा सकता है। तीसरा स्टेप है बैन ऑन सरोगेट एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, सरोगेट एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि सपोज किसी कंपनी को गुटखे का ऐड करना है, बट क्योंकि सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है तो वो सेम नाम से एक इलायची का पैकेट बना देंगे और गुटखे का ऐड ना करके उस इलायची के पैकेट का ऐड करेंगे। सरोगेट एड्स के ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी हैं। एक फेमस केस अक्टूबर 2021 में सामने आया था जिसमें हम सबके फेवरेट सुपरस्टार अमिताभ बच्चन दिखाई दिए थे। दरअसल वो विज्ञापन एक पान मसाला कंपनी का था। सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने दावा किया कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी कि वो एक सरोगेट ऐड है। इसके बाद उन्होंने कंपनी की प्रमोशन की फीस भी लौटा दी। ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट अक्षय कुमार के साथ भी हुआ था। चौथा पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप ग्लैमराइजिंग स्मोकिंग इन फिल्म्स। दोस्तों, काफी टीनेजर्स जो अभी एडोलेसेंस स्टेज में हैं वो अपने फेवरेट फिल्म स्टार्स को सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल ही होगा, अदरवाइज इतना बड़ा आदमी एक सिगरेट का ऐड क्यों करेगा। सरकारी नियम के हिसाब से हालांकि वो एक छोटा सा डिस्क्लेमर लिख देते हैं साइड में कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं। इनफैक्ट डिपिक्टिंग सिगरेट स्मोकिंग इन एनी फॉर्म शुड बी बैंड इन मीडिया। वैसे भी कुछ फिल्म एक्टर्स को छोड़कर ज्यादातर एक्टर्स जब एक्टिंग करते हैं तो हर्बल सिगरेट्स का यूज करते हैं शूटिंग के लिए, बट ऑडियंस सोचती है कि रियल सिगरेट्स दिखाई जा रही हैं। मेरी गुजारिश है पूरी फिल्म इंडस्ट्री से कि प्लीज किसी भी पब्लिक फिगर को तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स का ऐड नहीं करना चाहिए। I mean, किसी भी कैरेक्टर को कूल दिखने के लिए अगर सिगरेट जैसी घटिया चीज का सहारा लेना पड़ रहा है तो उस एक्टर के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कभी तंबाकू को कंप्लीटली बैन करने की बात आती है तो तंबाकू इंडस्ट्री वाले लोग बहाना बनाते हैं कि इससे जीडीपी गिर जाएगा, क्योंकि 4.5 करोड़ लोगों की जॉब चली जाएगी, उनके बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होगी। जरा एक बार इस डेटा पर नजर डालिए दोस्तों। ये टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे उन 4.5 करोड़ की जो फिगर ये लोग देते हैं उसका एक्चुअल ब्रेकअप है। इसमें करीब 3 करोड़ लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हैं,
वो तंबाकू के बजाय किसी और यूजफुल फसल की खेती कर सकते हैं। करीब 7.2 मिलियन लोग जो कि ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं, वो कोई और अच्छे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं अपनी दुकान पे या अपनी रेडी पे। अभी एक सर्वे हुआ था कोची में 1200 ट्रेडर्स का, जिनमें से 55% ट्रेडर्स ने कहा कि अगर तंबाकू की सेल बैन होती है तो उनके टोटल रेवेन्यू पे सिर्फ 1% का फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट 98% ट्रेडर्स ने सपोर्ट किया कि पान मसाला को बैन कर दो, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इससे पब्लिक स्पीटिंग और लिटरिंग बंद हो जाएगी और सिटी साफ लगने लगेगी। अब मेन प्रॉब्लम आती है इन 8.5 मिलियन लोगों की जो कि बीड़ी या सिगरेट के कारखाने में काम करते हैं। बीड़ी बनाने का ज्यादातर काम महिलाएं करती हैं, जो कि हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनमें इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। इनमें काफी चाइल्ड लेबर भी होती है, ना ही इनको कोई हेल्थ बेनिफिट्स, ना ही कोई और रेगुलर बेनिफिट्स मिलते हैं। इनफैक्ट इन वर्कर्स को ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स का भी सामना करना पड़ता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स मतलब कि जब ये फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो इनकी बॉडी करीब 50 सिगरेटों जितना तंबाकू एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे इनकी हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट आता है। I have been doing beady rolling for 4 years. I got health problems from it. Chest pains, pains in my legs, and so on. इससे बेटर तो ये होगा कि सरकार की MSME योजनाओं का लाभ लेते हुए ये लोग कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में लग जाएं। दो मैं एग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकली शॉर्ट टर्म में जॉब लॉसेस भी होंगे, इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे, बट लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली सबका फायदा ही है इसमें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने अब तक लिए हैं क्या वो सही हैं? गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? अपनी राय हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और काफ़ी लोगों से शेयर करें। मिलते हैं एक नए सुपर नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।